हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं उनमें डिफरेंस क्या क्या है। ये डिफरेंस डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार यूपीपीएससी के मेंस में। शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र औपचारिक होता है, शासकीय पत्र ये अनौपचारिक होता है। इसमें पत्र संख्या बीच में अंकित की जाती है। शासकीय पत्र इसमें पत्र संख्या दाहिनी ओर अंकित की जाती है, अर्धशासकीय में दाहिनी ओर। इस पत्र में प्रेषित अर्थात पत्र प्राप्तकर्ता संबंधी विवरण प्रेषक के नीचे दिया जाता है। इस पत्र में आपका के बाद नीचे से बाईं ओर विवरण दिया जाता है। इस पत्र में संबोधन के रूप में महोदय का प्रयोग होता है, बल्कि इस पत्र में संबोधन के रूप में प्रियश्री का यूज होता है। इस पत्र में स्वनिर्देश के रूप में भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। इस पत्र में स्वनिर्देश के रूप में आपका या फिर भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग होता है। इस पत्र में धन्यवाद, साभार, सादर आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस पत्र में धन्यवाद, साभार और सादर आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जरूरत होने पर इस पत्र में पृष्ठांकन किया जाता है और इस पत्र में पृष्ठांकन नहीं किया जाता। यह पत्र सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं और ये पत्र सदैव उत्तम या मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। और इसमें अपना उद्देश्य के बेसिस पे भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि शासकीय पत्र का मेन होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर एक डिपार्टमेंट से जो उसके जो अधीनस्थ कार्यालय हैं उनको किसी इंफॉर्मेशन या फिर आदेश देने के इसमें उपलक्ष्य में। जबकि इसमें शासकीय पत्र में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बीच में होता है। ये व्यक्तिगत लेवल पे होता है। व्यक्तिगत लेवल पे व्यक्तिगत स्तर पर डिस्कशन, मतलब पत्राचार होता है, पर होता किसी सरकारी काम को के संबंध में ही होता है। इसमें क्या होता है, शासकीय पत्र में एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है। शासकीय पत्र सामान्यतः ऊपरी लेवल से निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए ये होता है। जैसे कि लेकिन इसमें क्या होता है, ये बराबर के कर्मचारियों के बीच में पत्राचार के उपयोग में भी यूज होता है। कार्यालय आदेश और अधिसूचना में अंतर क्या है? कार्यालय आदेश और अधिसूचना, यह किसी सक्षम कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश होता है और अधिसूचना यह किसी विषय के संबंध में आधिकारिक सूचना होती है। यह केवल कार्यालय ही होती है, यह कभी कभी आम जनता से भी संबंधित होती है। अधिसूचना, इसमें विभाग व मंत्रालय का नाम बाएं तरफ उल्लेखित होता है। अधिसूचना में विभाग व मंत्रालय आदि का उल्लेख दाहिने तरफ होता है। तो अधिसूचना में दाहिनी तरफ और कार्यालय आदेश में बाएं तरफ। स्पष्ट और सरल शब्दों में होता है। यह इसकी शैली विधिक एवं टकसाली होती है। यह अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। यह आमतौर पर राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी की जाती है। ये कार्यालयों के मध्य पत्र व्यवहार के रूप में प्रयोग होते हैं। यह आमतौर पर सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। अधिसूचना और परिपत्र में डिफरेंस। अधिसूचना और परिपत्र। अधिसूचना से तात्पर्य सरकारी घोषणा से है। इसका प्रयोग राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नति, स्थानांतरण, त्यागपत्र, अवकाश, नियमों और आदेशों के लागू होने के लिए किया जाता है। यह सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। जबकि परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जो विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है। परिपत्र में एक विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचना देता है परिपत्र के थ्रू।
परपत्र विभाग के अनुदेश से संबंधित होता है, जबकि अधिसूचना से तात्पर्य सरकारी घोषणा से है, जिसका प्रयोग राजपत्र अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नति, स्थानांतरण, त्यागपत्र, अवकाश नियमों आदेशों के लागू होने के लिए किया जाता है। यह सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। इस पत्र में सबसे ऊपर विभाग का नाम दिया जाता है। इसमें स्थान और दिनांक विभाग के नीचे दाईं तरफ लिखे जाते हैं। इस पत्र में पत्र संख्या सबसे ऊपर होती है। पत्र संख्या सबसे ऊपर, उसे कार्यालय विभाग का नाम पत्र में लिखा जाता है। पत्रांक में व्यवहारिकता नहीं दिखाई जाती, जैसे MA MSc। परिपत्र में परिस्थिति का पता ना लिख के बहुवचन में समस्त परिस्थितियों का पदनाम लिखा जाता है। इस पत्र का संबंध बहुधा एक विषय से होता है। यह पत्र एक बार में पृष्ठांकन या कार्यालय संज्ञा के रूप में भी हो सकता है। यह पत्र सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। यह पत्र सरकारी गजट में ना होकर सामान्यतः पत्राचार के माध्यम से ज्ञात होता है। यह पत्र विभागों से संबंधित नहीं होता, जब यह पत्र विभागों से संबंधित होता है। तो हम डिस्कस करते हैं सारांश और संक्षेपण को कैसे करते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे की जाए। रेखांकित अंशों की व्याख्या करना कठिन कार्य है, किंतु यदि इसे समझ लिया जाए तो यह उतना ही आसान हो जाएगा। सर्वप्रथम हमें रेखांकित अंशों को बार बार पढ़ना चाहिए तथा उसमें निहित अर्थ की खोज करनी चाहिए। अर्थ की खोज के बाद उसमें अपनी भाषा शैली में लिखना चाहिए, अपनी भाषा शैली। रेखांकित अंशों में अक्सर गूढ़ तत्व छिपे होते हैं, जिन्हें खोज निकालना पाठक के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसी माध्यम से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। सार लेखन और संक्षेपण। संक्षेपण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथमतः दिए हुए अवतरण का अर्थ जानना आवश्यक है, अतः दिए हुए अवतरण को 2-3 बार पढ़ना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ जाना जाए। सार लेखन में दिए हुए अवतरण के सभी आवश्यक तथा मुख्य भाव से रहने चाहिए। संक्षेपण में यह आवश्यक है कि अवतरण के महत्वपूर्ण तथ्य को एक तारतम्य में रखा जाए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ को छोड़ देते हैं, फिर चुने हुए वाक्यों को जोड़ देते हैं, पर यह सार लेखन नहीं है। लेखक को अपनी ओर से किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसे तो केवल दिए हुए अवतरण के भावों को संक्षेप में अपनी भाषा में लिखना होता है। यदि भाषा आपकी नहीं है तो इसका अर्थ लगाया जाएगा कि आपने अवतरण के विचारों को समझे बिना इधर उधर से काट छाट कर रख दिया है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अवतरण में आए हुए सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं ला सकते। सार लेखन संक्षेपण अधिकांशतः अन्य पुरुष और परोक्ष कथन में ही लिखा जाना चाहिए। संक्षेपण संबंधी सावधानियां। तो इसमें मेनली डिस्कस क्या किया गया है कि अपनी शैली का उपयोग करो, जो उसको ही कॉपी मत करो, बार बार पढ़ना चाहिए। संक्षेपण करते समय मूल गद्य के भाव से भटकाव नहीं होना चाहिए। संक्षेपण स्पष्टतः तारतम्य व बोधगम्य होना चाहिए, अर्थात संक्षेपण में यह आवश्यक है कि अवतरण के महत्वपूर्ण तथ्य को एक तारतम्य में रखा जाए। संक्षेपण में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए जहां संभव हो। संक्षेपण संतुलित हो, अर्थात मूल गद्य से ही अधिकांश भावों का चयन किया जाना चाहिए। संक्षेपण को पढ़ने के बाद मूल गद्य के संपूर्ण भाव व निष्कर्ष समझ आना चाहिए। सो नाउ लेट अस डिस्कस उपसर्ग एंड प्रत्यय। इंपॉर्टेंट उपसर्ग एंड प्रत्यय PYQ। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द अथवा अव्यय के आदि में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता परिवर्तन उत्पन्न करते हैं।
कर्म के पहले सु उपसर्ग लगने से सुकर्म शब्द बन गया है और इससे कर्म की विशेषता प्रकट हो गई। विद्वानों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है, शब्दों के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अति, अनु, उप, प्रति, सु। जैसे अति, अतिकाल, अत्यधिक, अनु पीछे, समान, अनुकार होता है पीछे समान, अनुक्रम, अनुचर, अनुराग। उप का मतलब होता है निकट और गौड़, तो उपकार, उपदेश। प्रति विरुद्ध, विरोध, तो प्रतिकूल, प्रतिवादी। सु का मतलब होता है अच्छा, सुकर्म, स्वागत, सु प्लस आगत वाला स्वागत। अभि का होता है और पास और सामने। अव का होता है नीचे, पतन और हीन। अच्छा, अव का अर्थ होता है नीचे, पतन और हीन, तो अवगत, अवसान। दु का मतलब होता है बुरा और हीन, तो दुकाल, दुबला। परा का मतलब होता है पीछे, उल्टा, तो पराभव, पराक्रम। बे का मतलब है बिना, बेईमान, बिना ईमान के, बेदर्द, बिना दर्द के, बेवकूफ। प्र का मतलब होता है अधिक और आगे, तो प्रकाश, प्राख्यात। कुछ अन्य उपसर्ग उदाहरण। उ का मतलब होता है अलग, उनिंदा, उजड़। कु का मतलब होता है खराब और बुरा, तो कुयोग, कुरूप, कुरीति, कुनीति, कुशल। नहीं सु का मतलब है सुंदर, अच्छा, सुडौल, सुशील। अ का मतलब होता है अभाव और निषेध, अनोखा, अनमोल। सब का मतलब होता है अधीन और भीतरी, तो सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, ये होते हैं अधीन और भीतरी। अग्र का होता है सामने और आगे, अग्रसर, अग्रण्य, अग्रण्य। अप का मतलब होता है विकार और बुराई, इसका अपराध और अपमान। न का मतलब होता है अभाव या नहीं, न पुंसक, नगण्य। प्रत्यय के भेद कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 6 हैं, और हिंदी के तद्धित प्रत्यय तद्भव तथा देशी शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़कर बनते हैं। हिंदी में तद्धित प्रत्यय मुख्यतः हैं भाववाचक, कर्तवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक, ऊनतावाचक, ये इसमें भी भाववाचक, कर्मवाचक, कर्तवाचक, कर्णवाचक, क्रियाद्योतक, क्रियावाचक। प्रत्यय जिसका किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थात प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनावे। मूर्ख में ता जोड़ दिया तो मूर्खता। प्रत्यय के भेद, मूलतः प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में जो होता है इस प्रत्यय का प्रयोग मूल क्रिया शब्दों के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ होता है। और कृत्य प्रत्यय में वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं जो कि मूल क्रिया के अंत में लगते हैं, जैसे कह, ना, कहना, हंस, ना, हंसना। इसमें सच्चा तो आई लगा दी सच्चाई, अनेक प्लस ता लगा दी तो अनेकता। तो ये कुछ उदाहरण हैं। आई में आ गया लिखाई, लड़ाई, पिटाई। आव में आ गया उत्तराव, चुनाव, बचाव। आस में आ गया निकास, विकास, प्यास। ईया में आ गया बढ़िया, कटिया, भैया, गवैया। सरा में आ गया दूसरा, तीसरा। हरा में आ गया सुनहरा, सुनहरा। लू में आ गया दयालु, कृपालु। तर में आ गया उच्चतर। ज में आ गया अंडज। शह में आ गया क्रमशः। सम, अच्छा PYQ एंड डिस्कस करते हैं। सम आलोचना में सम, हलंत प्लस आलोचना। सुसंगठित में सु प्लस संगठित। अभिमुख में अभिमुख। अत्याचार में अति प्लस आचार। अभियान में अभि प्लस यान। मानव प्लस मानव प्लस ता। दार्शन, दर्शन प्लस एक, दार्शनिक। समझदार में समझ प्लस धार। पीड़ित में पीड़ा प्लस इत। 59 में 59। दुबला में दो प्लस बला। निकम्मा में नि प्लस कम्मा। लाचार में ला प्लस चार। नादान में ना प्लस दान। मिठाई, मिठाई में मीठा प्लस आई। लुटेरा में लूट प्लस एरा। लुटेरा में लूट प्लस एरा।
पीएन पांडे बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। खंडहर में खंड प्लस हर, पथरीला में पत्थर प्लस ईला, इक हरा में इक प्लस हरा, कुसंगति में कुह प्लस संगति, अनाधिकार में अन प्लस अधिकार, दुर्जन में दुर, राह पर हलन प्लस जन, व्यर्थ में वे प्लस अर्थ व्यर्थ, अतियुक्त में अति प्लस अतियुक्त, अति प्लस उक्त, अनुज प्लस अन प्लस ज, अधम प्लस अ प्लस धम, निमीलित में नी प्लस मिलित, दुर्गम में दुर् हलन प्लस गम, उद्दंड में उत प्लस दंड, इंपॉर्टेंट है ये अन प्लस ज इंपॉर्टेंट है। बोली बोली, ई प्रत्यय हो गया इसमें, बोल प्लस ई, असोड़ में ओड़ हो गया, देवरानी में आनी हो गया, ठकुराइन में आइन हो गया, रायता में ता हो गया, रायता। अनोखा में अन प्लस प्रत्यय, अन प्लस ओखा, उनिंदा में उ प्लस निंदा, औघड़ में औ प्लस घड़, कुटुंब कुटुब में कु प्लस डब, बतंगड़ में अंगड़, गुमंतु में अंतु, बनग में अक प्रत्यय, झंझट में ट प्रत्यय, बेलन में अन प्रत्यय, उपद्रव में उप प्रत्यय, निरभिमान में निह, अधखिला में अध, कमजोर में कम, चितेरा चितेरा में ऐरा प्रत्यय, अच्छाई में ई प्रत्यय, ये उपसर्ग ही प्रत्यय हैं। नैतिक में इक, मझला में ला, उड़ान में आन। उपसर्ग और प्रत्यय अलग करें। अध्यादेश अधि प्लस आदेश, विख्यात में वे प्लस ख्याति, अभ्यास में अभि प्लस या आस, अत्युत्तम में अति प्लस उत्तम, सुजन सु प्लस जन, त्यागी त प्लस ई। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? उपसर्ग और प्रत्यय, ओके, उपसर्ग में त आ जाएगा और ई, ठीक है, तो त्याग, ठीक है। परीक्षक में पर प्लस अक, सरलता में सरल प्लस ता, शिष्य 2016 PCS प्री, परे प्लस परिवार परिसर, दुस में दुस्साहस दुस्साध्य, आ में आकर्षण आकांक्षा, भर में दिन भर रात भर, सुकाम में सुकाल सुकाम सुरजन, आयन में ठकुराइन, इक में इकहेरा, ऐरा में चचेरा चितेरा, वा में आठवा नौवा 11वां, हरा में इकहरा उत्तिहरा, विकार उत प्लस कर उत्कर्ष, उत्बला में दु, अपमान में अप, निरंजन में निर हलंत के साथ, सत्येतर इतर, आलू होगा दयालु कृपालु, प्र विप्र, अध्यात्म अधिसूचना अध्यक्ष, परिवार परिसर भरसक भरपूर, अठन्नी अठमासा, निकम्मा निषेध, खुश खुशहाल खुशखबरी, इकहरा वैदिक, आइन प्लस ठकुराइन, आई पिटाई लड़ाई, अक्कड़ पियक्कड़ घुमक्कड़, संगोष्ठी में सम, प्रत्यक्ष में प्रति, पराक्रम में परा, निर्वसन में निर हलंत प्रत्यय, निसंदेह में निश, शैव में अ, नीलिमा में इमा, खु दूरबीन में इन प्रत्यय, वर्तमान में ना, मान प्रत्यय हलंत के साथ, अपव्यय में अप प्रत्यय, निष्काम में निष् प्रत्यय, उन्नयन में उत प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उन्नयन। संशय में सम उप्रय उपसर्ग, स्वच्छ में सु प्लस अच्छा, प्रत्यय होगा इसमें, कीड़ा में आ, मिठाई में आई, मरियल में ईयल, बिच्छुक में उक, धमकी में ई। तो अब अपनी वीडियो फिनिश करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में अपन ये सारे PYQ के वो देखेंगे।
जो विलोम शब्द हैं वो देखेंगे सारे एक साथ, और वाक्यांशों के लिए शब्द अपने अपने डेवलप डिस्कस कर लिए हैं सारे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो उनको, ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं पहले ही। उसके बाद अपन देखेंगे वर्तनी और वाक्य शुद्धि, अगली वीडियो में ही देख लेंगे वर्तनी और वाक्य शुद्धि। लास्ट में देखेंगे अपन मुहावरे। मुहावरे ऑलमोस्ट सारे PYQ के मुहावरे देख लेंगे, ठीक है। और लास्ट में अपना पत्र लेखन की संबंधी वो भी देख लेंगे, थोड़ा सा विशेषताएं। चलो इसमें अगले चैप्टर में ही देखते हैं अपन पत्र लेखन और ये सब चीज़ें। टिल देन थैंक यू।